फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शार्क एक्सचेंज के बारे में। उसका प्लेटफॉर्म का रिव्यू भी करेंगे और उसका प्राइसिंग भी देखेंगे और उसका 30 डेज चैलेंज जो है वो भी हम देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है और मैं ये जो 30 शार्क एक्सचेंज का जो 30 डेज चैलेंज है ये मैंने 3 बार लगातार इसको कंप्लीट किया है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैट्रिक लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको लगातार 3 महीने के लिए इसको कंप्लीट किया है। तो चलिए पहले हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। आपने जिन लोगों ने भी मतलब के क्रिप्टो में ट्रेड करते होंगे, तो यहाँ पर आप कॉइन DCX हो गया, डेल्टा डॉट एक्सचेंज हो गया, और ये काफ़ी पुराने एक्सचेंज है। और ये जो शार्क एक्सचेंज है ये नया एक्सचेंज है, और इसके जो सुभाषिस पानी जो पावर ऑफ स्टॉक वाले हैं वो इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं कि तो देखते हैं कि उनका जो प्रमोट करते हैं वो सही है कि गलत है। अगर आप पहले आप इसके फी स्ट्रक्चर में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेकर फी है वो 0.040 के जीरो है, और जो मेकर चार्ज है वो 0.016 है। अगर इसी को ही आप अगर डेल्टा एक्सचेंज में जाएंगे या फिर आप कॉइन DCX में जाएंगे, वहाँ पर तो स्लैब रेट चलता है, लेकिन जो मार्केट का स्टैंडर्ड है वो ये 0.5 का आता है और ये 20 का आता है। वहाँ से ये लगभग 20% नीचे है। लेकिन वो जो जो भी लोग उसको प्रमोट करते हैं वो बताएंगे कि मेकर फी इतना ज़्यादा है, लेकिन मेकर फी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको, हाँ हो सकता है आप एंट्री ले लेंगे मेकर फी में, लेकिन आपको जो एग्जिट करना होगा, मान लीजिए कि अगर आपका कोई स्टॉप लॉस अगर आप प्लेस करते हो, और वो उसको आपको हमेशा मार्केट ऑर्डर में ही प्लेस करना चाहिए। अगर आप मार्केट ऑर्डर में प्लेस नहीं करोगे, जैसा कि इस ये यहाँ पर क्या होता है कि शार्क एक्सचेंज में यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी लो रहता है, अगर वहाँ पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी और आपका लॉस बहुत ही बढ़ सकता है। इसलिए आप जब भी स्टॉप लॉस रखेंगे हमेशा उसको मार्केट में रखना पड़ता है। और सिमिलरली जब अगर आपको कोई ट्रेड लेना होता है, तो अगर आपने कोई ट्रेड प्लेस किया हुआ है तो उसको भी बेटर है कि आप उसको मार्केट ऑर्डर में ही रखेंगे। ये जो दैट इज टेकर फी। मेकर फी क्या होता है कि ये मेकर फी का मीनिंग है कि लिमिट ऑर्डर ये होता है कि मार्केट ऑर्डर। तो प्रैक्टिकली मार्केट ऑर्डर ही हमेशा चलता है और वो बेटर भी है, नहीं तो फिर आपको ठीक से एंट्री एग्जिट नहीं मिलता। बाकी जो दूसरा फैक्टर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर एक दूसरा चार्जेस भी होता है। जब आप कोई भी मतलब कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, अगर आपने कोई ट्रेड प्लेस कर दिया और वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं डाला, तो उसमें क्या होता है कि एक लिक्विडेशन फी लगता है। उसमें क्या होता है, वो टेकर फी जैसा जितना आपका चार्जेस होता है, कमीशन होता है या फिर ब्रोकरेज होता है, वो तो उसी रेट में लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इंश्योरेंस क्लियरेंस फी करके एक है, ये 0.5 ऑफ द नोशनल वैल्यू, यहाँ पर जो भी चार्जेस लगता है वो नोशनल वैल्यू पे लगता है। नोशनल वैल्यू मतलब कि क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और ये लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर से ही कैलकुलेट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो कोई भी मतलब के इंस्ट्रूमेंट में जाओगे, जैसे हम मार्केट में चले जाते हैं और यहाँ पर जितने भी मतलब कि मैंने यहाँ पर जो ऐड करके रखा है, तो यहाँ पर BTC देख सकते हैं, यहाँ पर 150x का लेवरेज है। मतलब कि आपके पास अगर 1 रुपया है तो आप 150 रुपये का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपके जो चार्जेस वगैरह लगेंगे वो 150 के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं। 150 क्या है, 150 ही नोशनल वैल्यू है, और 1 रुपये क्या है आपका मार्जिन अमाउंट है। तो उस हिसाब से चार्ज लगता है। तो जहाँ भी जितने भी चार्जेस हैं, लिक्विडेशन चार्जेस जो भी है, वो उसी के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। तो ये हो गया चार्जेस। नॉर्मली ये अपने कॉम्पिटिटर से मैं जितना भी ट्रेड करता हूँ वहाँ से ये सबसे लोएस्ट रेट है, ये तो सही बात है। अभी दूसरे बात पे चलते हैं कि दूसरा जो क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चन आए थे और उसका मैं बता देता हूँ। दूसरी बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है। एक बात मैं बता देता हूँ, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है? यहाँ पे आपका जो पैसा है वो देश के बाहर नहीं जाता है। ये मतलब ये एक टोकनाइज फर्म है और ये डेरिवेटिव काइंड का ट्रेड है, जहाँ पे एक्चुअल जो फॉरेक्स ट्रेडिंग तब बनता है जब आप एक्चुअल BTC को वॉलेट में होल्ड करते हैं। उसको होल्ड करने के लिए, BTC को बाय करने के लिए आपको हमारा जो इंडियन INR है उसमें आपको पेमेंट करना होता है और फिर BTC में आपको खरीदना होता है। फिर जब आप सेल करते हो तो BTC सेल करते हो और फिर वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर यहाँ आता है।
लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टोकनाइज फॉर्म है, मतलब कि ये बीटीसी का एक परपेचुअल है। जैसे हो गया कि निफ्टी का जैसे फ्यूचर होता है, तो फिर फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं, जो उसका प्राइस अप डाउन होता है उस हिसाब से हम उसका सेटलमेंट होता है। और इसके लिए उन्होंने, जैसे आप डेल्टा डॉट एक्सचेंज में देख लेंगे, वहाँ पर उन्होंने 85 का प्राइस फिक्स करके रखा है $1 के अगेंस्ट में। यहाँ पर कुछ 95 या 96 ऐसा कुछ उन्होंने फिक्स करके रखा है। तो वो दिखता है कि वो डॉलर में ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में जो है वो, क्योंकि ये इटसेल्फ ये एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज है, तो यहाँ पर जो बायर सेलर रहते हैं वो अपने ही अपने बीच में ट्रेड करते हैं। और वो हमारा जो करेंसी फॉरेक्स बैन करने का मेन रीजन है आरबीआई का, कि हमारा जो रुपी है वो बाहर ना चला जाए। और वो बाहर चला जाएगा तो हमारा जो करेंसी है वो बहुत फ्रिक्वेंट, जो लास्ट ईयर जैसे 11% डिप्रिशिएट हो गया है, वो और तेजी से डिप्रिसिएशन होने का चांसेस है। इसीलिए उन्होंने वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बैन किया है। लेकिन यहाँ पर वो जो पैसा है वो बाहर नहीं जाता है, मतलब कि हम यहाँ पे जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो इंडिया में ही रहता है, और वो हम जो ट्रेड करते हैं वो हमारे बीच में ही सर्कुलेट होता है। इसीलिए देखिए, अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएंगे वहाँ पर वो जो आपको एक्सचेंज रेट का भी मैटर करता है, और वो उसी रेट से वो बाहर को ट्रांसफर होता है। यहाँ पर वो एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है और उसके बिहाफ में कोई चार्जेस भी नहीं लेता है। तो इस हिसाब से अगर दूसरा भी बात देखेंगे तो ये जो सार्क एक्सचेंज है, ये एक एफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, एफ ये एफ रजिस्टर्ड फार्म है, मतलब कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन दूसरी बात याद रखिए, कोई भी एजेंसी हो जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% सिक्योर है। जो जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे, जैसे आप येस बैंक ले लो, कोई भी दूसरा बैंक ले लो, के पीएनबी ले लो, वो सारे आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, फिर भी उनमें फ्रॉड होता है, फिर भी उनका प्राइस डिक्लाइन करता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई भी एजेंसी वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है या फिर गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उससे उसका मतलब ये नहीं कि वो 100% मतलब कि वो रिस्क फ्री हो गया है। रिस्क हर जगह है। कोई भी इवन सेबी रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं वो भी फ्रॉड करते हैं। तो ये मतलब यही चांस है कि जो ऑन रजिस्टर्ड है वहाँ पे आपको कोई रेमेडी नहीं मिलते हैं, कोई आपको मतलब कि अगर कोई लॉस होता है उसके लिए आप कहीं भी जाके उनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, और वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी होता है वहाँ पर रिलेटिवली वो रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क हमेशा हर जगह पे होता है। अभी हम आते हैं उसके 30 डे चैलेंज के बारे में। अगर आप कोई भी नया ट्रेडर हो तो उनके लिए बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब कि बाकी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, डेल्टा डॉट एक्सचेंज हो गया और वो जो जो कॉइनडिसेस है, उसके कंपैरिजन में ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एक जो 30 डे चैलेंज चलता है, और ये जो 30 डे चैलेंज चलता है ये बहुत ही सिंपल है। मतलब कि कोई भी आप कैलेंडर मंथ ले लीजिए, जैसे अभी मंथ चल रहा है मई का महीना, अगर मई फर्स्ट मई से लेकर अगर 31 मई तक, 31 मई तक अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, मतलब कि आप 1 रुपये भी, ये बहुत बहुत ही क्लीन है, अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 100 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसा नहीं, अगर एक भी रुपये आप प्रॉफिटेबल रहते हो तो उस महीने में आपके अकाउंट से जितना भी चार्जेस लगा हुआ है वो सारे रिवर्स हो जाता है, और उसका लिमिट है 30,000 का, उसका लिमिट है। मतलब कि अगर आपका जो चार्जेस है वो 30,000 के अंडर है तो आपको 100% उसका मिल जाता है। अगर 30, मान लीजिए 50-60,000 है तो उसमें आपको 30,000 तक ही मिलता है। तो जो भी मतलब के बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। उस और मैंने ये जो चैलेंज है, मैंने ये आपको ये सर्टिफिकेट दिया था, दिखाया था, मैंने इसको 3 बार जीता है। तो मेरे जो जितने भी चार्जेस थे वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। बाकी दूसरा मैं बताता हूँ कि अगर मैं, चलिए बीटीसी में चला जाता हूँ, अगर इसका हम इंटरफेस को में बारे में बात करें, मैं जो पहले ट्रेड करता था डेल्टा डॉट एक्सचेंज में वो थोड़ा बेटर है, लेकिन ये उतना ख़राब नहीं है। लेकिन इसका ये जो सेटअप है, मतलब कि इसका जो डार्क थीम है इसको आप वहाँ मतलब कि लाइट थीम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये भी पहले डार्क रहता था, इसको मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो इसमें डेस्कटॉप में क्या प्रॉब्लम रहता है कि इसमें थोड़ा विजिबिलिटी लो रहता है, लेकिन मोबाइल में ये मच बेटर काम करता है।
दूसरा इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो अगर आप कोई भी ट्रेड प्लेस करने जाते हो, तो अगर यहाँ तो मतलब कि आप देखोगे कि कोई भी बड़ा एक्सचेंज हो गया जैसे डेल्टा डॉट एक्सचेंज और कॉइनडिसीएक्स, उसमें अगर देखोगे यहाँ पर देखिए ये जो ऑर्डर बुक चल रहा है, यहाँ पर देखिए कितना थिन वॉल्यूम है, 0.003 0.001, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा थिन वॉल्यूम है। अगर वहाँ दूसरे में देखोगे तो वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो उन जिसको हम स्लिपेजेस कहते हैं, कि मान लीजिए कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने ये एक ऑर्डर प्लेस किया है अराउंड 8839 में मैंने ये एक ऑर्डर प्लेस किया है। वहाँ पर अगर देखोगे तो ये सिर्फ 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे ही वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये लगभग 50 या 70 पॉइंट ऊपर नीचे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पर वो जो लिक्विडिटी का फैक्टर है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है, 001 002 करके ऐसे होता है। और इसमें दूसरा दिक्कत क्या है कि मान लीजिए कि आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, फिर भी चलेगा उतना, 5-10 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि कोई पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, जैसे ये हो गया, देखिए देखिए जैसे ये अभी मैं इसका डेली चार्ट ले आया, डेली चार्ट में मान लीजिए कि किसी ने इसके लो के नीचे अच्छा फॉर्मेट ये है कि जैसे हो गया कि शूटिंग स्टार जैसा बना है, तो अगर मान लीजिए कि कोई इस कैंडल को ट्रेड करना चाहता है, इसके ऊपर वो स्टॉप लॉस रखना चाहता है और इसके नीचे वो ट्रेड लेना चाहता है, तो यहाँ पे नीचे अगर आपने कोई ट्रेड प्लेस करके रखा है, तो वो वहाँ पे दिक्कत क्या आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, जो भी मतलब कि ये ट्रेड को कैरी कर रहे होंगे, वो डे टू डे मार्क कर करके यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ पर जब ये ब्रेक करता है तो बहुत तेजी से नीचे जाता है, और वहाँ पर ये शार्क एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। अगर मतलब कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर 500 मतलब कि 50-100 का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर लगभग 100-150 का वो कभी-कभी वो नीचे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। उसके वजह से मैंने काफ़ी ट्रेड मतलब कि अगर मेरा प्रॉफिट दिखा रहा होगा, मान लीजिए कि किसी में कोई प्रॉफिट दिखा रहा होगा, तो वो कब लगभग 50-100 पॉइंट नीचे जाके वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन बाकी जो दूसरा एडवांटेज है कि क्योंकि अभी जो बिगिनर्स हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। आप छोटे से क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपको क्या करना है कि कोई भी मतलब कि कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, कोई भी सेटअप ले लीजिए जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि कोई भी आपने एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर कोई आपने एक ट्रेड ले लिया, ब्रेक जैसे डब्ल्यू पैटर्न देख के ले लिया, कोई भी पैटर्न देख के आपने एक ट्रेड ले लिया, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी जैसे ही वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, आपको क्या करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप कॉस्ट पे ले आइए। भले ही आपका 5 बार 10 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि अगर आप उसको वहाँ पर ले आएंगे तो जितना भी आपके चार्जेस है वो सब रिटर्न हो जाता है, क्योंकि अगर आप पूरा फुल टॉप स्टॉप लॉस देंगे और मान लीजिए कि आपके 5 10 15 ट्रेड स्टॉप लॉस में हिट चले जाते हैं, फिर उसको रिकवर करना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, वहाँ पर आपको लॉस भी रिकवर करना है, फिर उसके साथ साथ चार्जेस को भी रिकवर करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक स्टॉप लॉस देते हैं और जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 पे चला जाता है, वहाँ पर आप अगर आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपके प्राइस पे ले आते हैं, तो लगभग आपके जितने भी ट्रेड क्लोज होंगे वो ज़्यादातर ब्रेक इवन में क्लोज होगा, इधर वो प्रॉफिट हिट करेगा, नहीं तो फिर आपका जो परचेज प्राइस है, क्योंकि आपने तो जो एंट्री प्राइस के आसपास आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया होगा, तो वहाँ पे क्लोज होगा, वहाँ पे आपको क्या होगा कि क्योंकि वहाँ तक आपका जितना भी चार्जेस लगा होगा, एक दो ट्रेड में अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो वो सारे रिवर्स हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप एडवांस चले जाते हो, उस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। और दूसरा एक बात मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें क्या है कि आप सिर्फ बिटकॉइन के साथ साथ इसमें अभी उन्होंने दूसरा भी चीज़ ऐड कर लिया है, जैसे आप मैं यहाँ पर फेवरेट में मैंने अटैच करके रखा है, वहाँ पर ये हो गया बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्स यानी गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पर 30x का आपको लिवरेज मिलता है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि जितने भी यूएस स्टॉक है उसमें से कुछ कुछ स्टॉक उन्होंने ऐड करके रखा है, और आगे जाकर वो और भी स्टॉक ऐड करने वाले हैं। जैसे हो गया मेटा यानी फेसबुक, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, गूगल में आप ट्रेड कर सकते हो, टेस्ला में आप ट्रेड कर सकते हो, अमेजन हो गया, एनवीडिया हो गया, कॉइन हो गया, एमएसटीआर हो गया,
पैलेंटियर हो गया, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी बड़ा-बड़ा मूव देता है। और सीआरसीएल हो गया या फिर इंटेल हो गया, और ये रॉबिनहुड जैसे इंडिया में हमारा है डिस्काउंट ब्रोकर है जीरोधा है, उस तरह का यूएस का ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है रॉबिनहुड। तो उसमें से जैसे टेस्ला हो गया, टेस्ला में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो भी बहुत अच्छे लिवरेज के साथ आप इसमें 10x लिवरेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म से चाह के ट्रेड करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप देखिए, ये अभी जो टेस्ला का है, ये आपको छोटा चार्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये 4 फरवरी के बाद से ही इसमें इसमें ट्रेड हुआ स्टार्ट हुआ है। अगर आप मतलब कि यहाँ इंडिया से बैठकर अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है। मैंने भी ट्रेड किया है, जैसे मैंने इंटरैक्टिव ब्रोकर के साथ एक अकाउंट ओपन करके ट्रेड किया था, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है बाहर को, और वहाँ पे जो चार्जेस भी है वो बहुत ही ज़्यादा है। फ्रैक्शनल शेयर में ट्रेड हो सकता है, लेकिन उसका एक्सचेंज रेट के हिसाब से बैंक भी उसका कमीशन लेता है, और उसको आप उसी टाइम में ही ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यूएस मार्केट जब ओपन होता है, मान लीजिए कि वो इंडिया का भी 7:30 बजे ओपन होता है, कभी कभी वो डे लाइट सेविंग के हिसाब से 8 बजे भी ओपन होता है, तो उस टाइम पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। और फिर दूसरा उसमें दिक्कत क्या है, ट्रेड कर सकते हो जबकि यहाँ पर ये 24/7 चलता है, फ्यूचर की तरह, परपेचुअल की तरह। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में जैसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा एंट्री था, अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेता तो यहाँ तक वो ट्रेल करके उसको निकाल सकता है। अभी भी अब अगर आप देखोगे, ये बहुत ही अच्छी जगह पर टेस्ला ट्रेड कर रहा है। इसका अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है। अगर ये यहाँ पर भी कोई ट्रेड अभी भी इसी टाइम पे भी कोई इसमें ट्रेड ले सकता है, और इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जब टारगेट है तो लगभग इस प्राइस के हाई के तक वो 1:2 1:3 के लिए एम कर सकता है। तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी दूसरा क्या रहता है कि अगर आप डायरेक्ट यूएस स्टॉक में ट्रेड करेंगे, तो उसमें दूसरा दिक्कत है कि उसका लिए आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। जैसे अगर इनकम टैक्स में हो गया, आपको 31 दिसंबर में जितना भी आपका होल्डिंग है, कौन से प्राइस में आपने एक्सचेंज रेट में आपने खरीदा था, और उस डेट में क्या है, और ऐसा करके बहुत सारे उसका रेगुलेशन है। और फिर अगर डिविडेंड वगैरह कुछ मिलता है, तो वहाँ पर वो टैक्स काट के रख देते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स करके ऐसे टीडीएस काट देते हैं, और फिर उसको आपको इंडियन गवर्नमेंट के डब्ल्यूटीटीए के हिसाब से उसको आपको रिबेट क्लेम करना पड़ता है। तो मैंने जो पहले उसके पहले मैंने ट्रेड किया था, और मेरा काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ था नेटफ्लिक्स के ट्रेड में, 30-40% का मैंने प्रॉफिट किया था। लेकिन बाद में मैंने 31 दिसंबर से पहले मैंने उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि इतना सारा मतलब कि डिटेल्स कौन देगा, कि कौन जाके पूरा पुराना डाटा निकलेगा सब, कौन से डेट में आपने परचेज किया है, सेल किया है, उसका आरबीआई का रेट उस टाइम क्या था, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। लेकिन ये यहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, वो सिमिलर टू, जैसे अगर आप कोई भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, वहाँ पे जैसे फ्यूचर ऑप्शन का जो ट्रेडिंग, मतलब कि जैसा टैक्सेशन सिस्टम है, ये इसका टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है। तो उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये जो सार्क एक्सचेंज है, उसका मैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप उसमें अकाउंट खोल सकते हो। मैं और दूसरा मैं काम करूंगा कि ये तो मैंने सिर्फ सार्क एक्सचेंज का रिव्यू किया है, और बाकी दूसरा मुझे इंस्टाग्राम में एक आदमी ने पूछा था कि क्या ये कभी कभी ट्रेड क्लोज करने में दिक्कत होता है, क्योंकि कभी ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका ये बीच बीच में ये उनका मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन वो उन्होंने पूछा था कि क्या ये जब आपको ट्रेड क्लोज करना होता है तो ये बंद कर देते हैं ना, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो पहले बताते हैं कि, और ये सारे आक्रोश प्लेटफॉर्म में, आप डेल्टा डॉट एक्सेस में जाओ कि कॉइन डिस्ट्रिक्ट में, सब में वो पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि अभी 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे के लिए, नॉर्मल 1-2 घंटे के लिए होता है कि उनका जो ट्रेडिंग्स वो सिस्टम है बंद रहेगा, और उस टाइम आप ट्रेड नहीं ले सकते। और उस हिसाब से आप इधर आपको स्टॉप लॉस को सफिशिएंटली ट्रेल करना होता है, या फिर आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप ट्रेड करने क्लोज करने जाओगे और सिस्टम नहीं ओपन होगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी, अब तो देख सकते हैं मैं 3 महीने से प्रॉफिटेबल हुआ, और मैं 4 महीने से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा दिक्कत इसमें नहीं आया कि मैं ट्रेड क्लोज करने जाऊँ और उस टाइम सिस्टम बंद है। सिस्टम उनके हिसाब से मेंटेनेंस होता है, और वो हर जगह होता है।
और इसके लिए मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, आप क्या करना है, आप 2 ट्रेडर अकाउंट खोल दीजिए। एक डेल्टा डॉट एक्सचेंज में खोल दीजिए, एक दूसरा इसमें खोल दीजिए। मेंटेनेंस तो अलग-अलग टाइम पे होता है। अगर इसमें कोई मतलब कि आप कोई जैसे हम दूसरे इंडियन मार्केट में करते हैं, अगर ज़ीरोधा में कोई ग्लिच आ जाता है तो दूसरे एक ब्रोकर के साथ हम ट्रेड करते हैं, उसमें सफिशिएंट फंड रहता है, वहाँ पर हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस हिसाब से आप इसमें भी वही कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे लिया है और उस टाइम आपको शायद आपको याद नहीं होगा कि वो सिस्टम की वजह से आप भूल गए होंगे स्टॉप लॉस देना। तो वो उसमें क्या है कि आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट में डेल्टा डॉट एक्सचेंज में जाके आप एक शॉर्ट ट्रेड ले लोगे। यहाँ पर अगर लॉन्ग ट्रेड है, वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ले लोगे, तो आपका प्रॉफिट भी लॉक हो गया या फिर लॉस भी लॉक हो गया कि आपका वो ट्रेड बैलेंस हो गया। वहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर आपको वो मतलब कि कम्प्लीटली हेज हो गया। तो उस हिसाब से भी आप करना चाहते हो। लेकिन यही बात है कि आप कोई भी मतलब कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करो कि क्रिप्टो में ट्रेड करो, किसी में भी ट्रेड करो, तो आपको हमेशा 2 अकाउंट होना चाहिए और 2 अकाउंट में आपका सफिशिएंट फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे अकाउंट में जाते हो और वहाँ पर फंड नहीं होगा, फिर आप फंड ऐड करने जाओगे, क्योंकि ये सारी दिक्कत मैं पहले फेस कर चुका हूँ। इस हिसाब से आपको हमेशा 2 अकाउंट के साथ ट्रेड करना चाहिए और वो बेटर रहता है। बाकी अगर आपको कोई मैं तो बता चुका हूँ कि मैं इस अगले वीडियो में मैं ये तो था सिर्फ शार्क एक्सचेंज के रिव्यू के बारे में, और दूसरे वीडियो में मैं आपको शार्क एक्सचेंज का को डेल्टा डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स इन तीनों के साथ ट्रेड करके बता सकता हूँ। मतलब कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव कंपेयर करके आपको बताऊंगा। थैंक यू।